Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.5 इक्ता सिस्टम के बारे में। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इक्ता had been in force in early Islamic world as a form of reward for services to the state. इक्ता प्रणाली प्रारंभिक इस्लामिक देशों में लागू की गई थी। यह राज्य की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। In the Caliphate administration, it was used to pay civil and military officers. खलीफा के प्रशासन में यह नागरिक और सैन्य अधिकारियों को दिया जाता था। After the establishment of the Sultanate, इक्ता system was introduced by the sultans. सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा इक्ता प्रणाली प्रारंभ की गई थी। To begin with, the army commanders and nobles were given territories to administer and collect the revenue. अब देखिए, प्रारंभ में सैन्य कमांडरों तथा अभिजात वर्गों नोबल्स को प्रशासन चलाने तथा राजस्व की उगाही करने के लिए नए क्षेत्र सौंप दिए जाते थे। The territories thus assigned were called इक्ता and their holders as इक्तदार और मुक्ति। इस प्रकार सौंपे गए इन क्षेत्रों को इक्ता कहते थे और जिन्हें ये इक्ता सौंपे जाते थे वे इक्तादार अथवा मुक्ति कहलाते थे। In essence, this was a system of payment to the officers and maintenance of army by them. संक्षेप में यह अधिकारियों को भुगतान करने की एक प्रणाली थी जिससे वे सेना की देखरेख करते थे। Gradually, rules and regulations were laid down to organize the whole system. धीरे धीरे संपूर्ण प्रणाली को संगठित करने के लिए नियम तथा विनियम निर्धारित किए गए। Through the years, it became the main instrument of administrating the Sultanate. वर्षों से यह सल्तनत का प्रशासन चलाने का मुख्य साधन बन गए। Further, the sultans could get a large share of the surplus production from different parts of the vast territories through this system. इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के माध्यम से विशाल क्षेत्रों के विभिन्न भागों से सुल्तानों को अधिक उत्पादन का बड़ा भाग मिलने लगा। From the 14th century, we hear of walis or muktis who are commanders of military and administrative tracts called इक्ता। 14वीं सदी से हम वालिस या मुक्तिस के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये सेना और प्रशासनिक क्षेत्रों के कमांडर होते थे और इन्हें इक्ता कहते थे। Their exact powers varied according to circumstances. इनकी यथार्थ शक्तियों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता था। In due course, the Muktis was given complete charge of the administration of the Ikta, which include the task of maintaining an army. समय के अनुसार मुक्ति को इक्ता के प्रशासन का पूरा दायित्व सौंप दिया जाता था जिसमें सेना की देख रेख का कार्य सम्मिलित होता था। The Mukti was to help the Sultan with his army in case of need. आवश्यकता पड़ने पर मुक्ति को अपनी सेना के साथ सुल्तान की सहायता करनी पड़ती थी। He was expected to maintain the army and meet his own expenses with the revenue collected. उससे आशा की जाती थी कि वह वसूल किए गए राजस्व से सेना की देखरेख करे और अपना खर्च स्वयं करे। From the time of Balban, the Mukti was expected to send the balance fawazil of the income to the center after meeting his and the army's expenses. बलबन के शासनकाल से ही मुक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह अपने और सेना के खर्चों को पूरा करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है आय है उसे केंद्र को भेजे और इस पैसे को फवाजिल कहते हैं।
This means that the Central Revenue Department had made an assessment of the expected income of the Ekta, the cost of the maintenance of the army, and the Mukti's own expenses. अब देखिए, इसका अर्थ है कि केंद्रीय राजस्व विभाग एकता की संभावित आय, सेना के रख रखाव पर आने वाली लागत तथा मुक्ति के अपने खर्चों का मूल्यांकन किया करता था. This process became even more strict during the time of Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया के संबंध में और सख्ती बढ़ती गई. As the central control grew, the control over Mukti's administration also increased. जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता गया, मुक्ति के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता गया. The Khwaja, probably same as Sahib-e-Diwan, was appointed to keep a record of the income of the Ektas. ख्वाजा संभवतः यह साहिब-ए-दीवान के बराबर था, को इक्ताओं की आय का लेखा जोखा रखने के लिए नियुक्त किया गया था. It was on the basis of this record that the Sultan used to make the revenue demands. अब देखिए, भारत, अच्छा, ये जो लेखा जोखा रखा जाता था उसके आधार पर जो सुल्तान है वह राजस्व की मांग करता था. आगे देखिए, आगे बोल रहा है, अ बारिड और intelligence officer was also appointed to keep the Sultan informed. अब देखिए, बारिद या गुप्तचर अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था ताकि वह सुल्तान को सूचना देता रहे. During the reign of Muhammad bin Tughlaq, a number of governors were appointed on revenue sharing terms where they were to give a fixed sum to the state. During the time of Firoz Shah Tughlaq, the control of the state over Iktas was diluted when Ikta became hereditary. मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान राजस्व में भागीदारी शर्तों पर अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी. इन्हें राजस्व को निश्चित धनराशि राज्य को निश्चित धनराशि देनी होती थी. फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान इक्ताओं पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था और ये इक्ता वंशानुगत हेरिडेटरी हो गए थे. अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्थानीय प्रशासन.